रमन अपनी माँ नीतू और बीवी आंचल के साथ ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां रमन के कंधों पर थी और रमन एक छोटी मोटी नौकरी करता था, जिस वजह से उसका घर सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। और यही समस्या रमन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसको परेशानियों में देख आंचल यानी रमन की पत्नी रमन से बोलती है। रमन जी, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बड़े ही परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। हाँ चल, परेशानी तो है क्योंकि मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर अब तक मेरे मालिक ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। और अगर मेरी सैलरी इतनी ही कम रही तो आगे घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊं। ऊपर से मेरे शौक, मुझे उन्हें भी तो पूरा करना है। आप अपने मालिक से बात कर लीजिए, क्या पता वो आपकी सैलरी और बढ़ा दे। और अगर उन्होंने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो आप कोई और काम देख लेना। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। अब इसी तरह से रमन अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस का सारा काम करके घर आता है। उसके सारे शौक और ख्वाहिशें ऑफिस और घर के बीच दबकर मरती जा रही थी। अब अमन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में फंसकर रह जाता है। साथ ही उसके घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। इन सबसे परेशान आकर एक दिन रमन अपने दोस्त अमित से कहता है। अमित भाई, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, तू कभी शादी मत करना, क्योंकि जब से मैंने शादी की है तब से मेरे घर और ऑफिस के बीच में बिल्कुल फंस चुका हूँ मैं। मेरे सारे शौक दबे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और खूब ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आज मैं 20-25 हजार की नौकरी कर रहा हूँ और ऊपर से अपना घर चला रहा हूँ। मेरे पास तो अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर किसी दिन पार्टी कर सकूं। अरे भाई, तो फिर किसने तुझे कहा था गरीब लड़की से शादी करने के लिए? तू तो देखने में भी इतना स्मार्ट गुड लुकिंग है, तुझे तो किसी लड़की को फंसाना चाहिए था यार। अगर आज तू किसी अमीर लड़की से शादी करता तो आज तेरी मौज ही मौज होती। देख, तेरा भाई अमीर लड़की से शादी कर रहा है और बदले में तेरे भाई को दहेज में एक बंगलो, एक मर्सिडीज और बहुत सारा कैश मिल रहा है। मेरी तो निकल पड़ी बेटे अमीर लड़की से शादी करके। खैर, मैं चलता हूँ, मेरी किस्मत में तो आज भी रोना ही लिखा है और कल भी। इतना बोलकर रमन अपने घर जाता है, पर रमन के कानों में अब भी अमित की बातें गूंज रही होती है, जिसके बाद रमन मन ही मन सोचता है। अमित बोल तो बिल्कुल सही रहा है। मैंने बेकार ही आंचल जैसी गरीब लड़की से शादी करी। अगर मैंने भी किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज मुझे गरीबी नहीं देखनी पड़ रही होती। इस तरह से रमन अपनी पहली शादी को कोसने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन की मुलाकात कोमल नाम की एक अमीर लड़की से उसी के घर पर होती है। दरअसल कोमल रमन के मालिक की दोस्त की बेटी थी और रमन कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोमल के पिता को देने के लिए उनके घर गया था। अब क्या था, रमन को देखते ही कोमल को उसके पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो अपना दिल रमन को दे बैठती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी चेंज कर लेते हैं। फोन पर घंटों घंटों बातें भी करते हैं। वैसे मेरे पापा बता रहे थे कि तुम शादीशुदा हो और अपनी पहली बीवी से तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं। वैसे क्या रीजन है जो तुम अपनी पहली बीवी को पसंद नहीं करते? कोमल यार, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। पर मेरी बीवी वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ और उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी थी। तुम नहीं जानती, पर मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है एक अमीर लड़के से। मैं ये सब कुछ जानता हूँ, पर मैं फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब तो बस मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे दुखों को समझ सके, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी को छोड़ सकूं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं भी। रमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कोमल उसकी बातों में फंस जाती है और वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब रमन आंचल की अमीर सोतन को घर लेकर आता है, आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पति से कहती है। रमन जी, आज मेरा जन्मदिन था और मुझे लगा था कि हर बार की तरह आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छा तोहफा लेकर आएंगे। पर ये क्या, आप मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे लिए मेरी अमीर सौतन लेकर आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा और ये अमीर सौतन क्यों ला कर दी? रमन जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है?
तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। पर आंचल को देखकर तो लग रहा है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो, और वो किसी अमीर लड़की को नहीं फंसा रही बल्कि तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मैं अमीर हूँ। हाँ रमन, तू ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने क्या सोचकर मेरी बहू के होते हुए इस अमीर सौतन को इस घर में ले आया? तुझे क्या लगा कि हम इस लड़की को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने ये सब कुछ हमारे लिए किया, हम सबके लिए किया। मेरी गरीबी, मेरी लाचारी की वजह से आंचल और माँ आप खुश नहीं थे। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। और कोमल, तुम भी तो मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हें तुम्हारा प्यार दे दूं और अपने लिए खुशियां खरीद लूं। क्या मतलब है तुम्हारा रमन? कोमल, मैं आज भी अपनी पहली बीवी आंचल से ही प्यार करता हूँ और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए मैं अपनी आंचल के लिए अमीर सौतन लेकर आया। मैंने तुमसे शादी करी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा दिल ना दुखाऊं और अपने सारे सपने भी पूरे कर लूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा, कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। रमन की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और कोमल उससे तलाक ले लेती है। पर बदले में कोमल उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देती है ताकि आंचल को फिर कभी रमन के हाथों धोखा ना मिले और रमन के भी सारे शौक पूरे हो सके। इस तरह से कोमल उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और फिर कभी किसी बार भी दोबारा वापस नहीं आती। इस तरह से अब आंचल उसके साथ तो रहती लेकिन उसको कभी माफ नहीं करती और पछतावे में रमन जिंदगी भर चलता रहता कि उसके अमीर होने की लालच की वजह से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जादुई विशाल बंदर का घर। ये कहानी है चंपागढ़ की। मोहन चंपागढ़ का रहने वाला था। वैसे तो मोहन बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन दिल से बहुत ही ज्यादा अमीर था। वह हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रात मोहन अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे अपने गांव में लोगों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वह फौरन उठकर भागता है और जाकर देखता है कि आवाज कहां से आ रही है। मोहन देखता है कि गांव में कुछ लोग एक बूढ़ी औरत को मार रहे होते हैं। ये सब देखकर मोहन उस बूढ़ी औरत को बचाते हुए कहता है, अरे आप ये सब क्या कर रहे हो? ये बेचारी बूढ़ी औरत हमारी माँ समान है और आप इसे इस तरह मार रहे हैं। क्या किया है इन्होंने? अरे ये औरत हमारे गांव की है ही नहीं, ये डायन है, डायन। तभी तो इतनी रात को यहाँ वहाँ घूम रही है। अरे आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो? आपको इनकी हालत देखकर नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मजबूर हैं? यहाँ वहाँ इसलिए घूम रही होंगी क्योंकि इनके पास कोई छत नहीं है, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, और आप लोग इस गरीब को इस तरह मार रहे हो और वह भी इसे डायन का नाम दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देख मोहन भाई, हम जानते हैं कि तू बहुत ज्यादा दयालु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेरी वजह से इस गांव में किसी डायन को रहने देंगे। आप लोगों के पास क्या सबूत है कि ये एक डायन है? आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर एक निर्दोष को बुरी तरह से मार रहे हो। देख मोहन, तू जा यहाँ से। अगर तुझे इतनी चिंता है ना तो तू ले जा इसे अपने घर। ठीक है, अगर ये डायन है ना तो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मोहन उस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत रोते हुए मोहन से कहती है, बेटा मोहन, तू मन का कितना अच्छा है। एक अनजान के लिए तू अपने गांव के लोगों से लड़ रहा था। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि तू एक अच्छा इंसान है। माताजी, मैं कभी भी किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, और वे गांव वाले जो भी कर रहे थे आपके साथ, वे बिल्कुल गलत कर रहे थे, और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। और आप ये सब छोड़िए, चलो आप खाना खा लो, मुझे लगता है आप बहुत भूखी हैं। मोहन उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाता है और उसकी खूब सेवा पानी करता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, आपको यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हो। बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है, यही बहुत है। इतना बोलकर बूढ़ी औरत हनुमान जी का रूप ले लेती है, और मोहन ये सब देखकर चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है।
तभी हनुमान जी मोहन से कहते हैं, मोहन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी इंसानियत देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, लेकिन मन से तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई बंदर देता हूँ। इस जादुई बंदर की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। हे प्रभु, आपके साक्षात मुझे दर्शन हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं मोहन, अभी तो तुम्हें और जीना है और इसी तरह तुम हमेशा लोगों की मदद करना। हनुमान जी मोहन को एक जादुई बंदर देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन जादुई बंदर की मदद से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांग लिया करता था। ऐसे ही एक रात मोहन सो रहा होता है और बहुत जोरों से बारिश आना शुरू हो जाती है। मोहन का घर टूटा फूटा होता है, जिस कारण उसका घर बारिश के पानी से टपकने लगता है। मोहन बंदर से अपना घर मांगता है। तभी वह बंदर एक विशाल घर बना देता है। वह विशाल घर के अंदर जाता है। उस घर में मोहन की जरूरत की चीजें होती हैं, जिनकी मदद से मोहन अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और मोहन हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। चुड़ैल की खूनी चक्की। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सुमन और छोटी बेटी निशा के साथ रहा करता था। हरिया बहुत गरीब था और वो अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए एक छोटी सी चक्की की दुकान पर काम किया करता था। हरिया पूरे दिन मेहनत करता और रात को थक हार कर घर आता। ऐसे ही एक दिन, मालिक, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है पर अब तक आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। अगर आप इस महीने की तनख्वाह मुझे दे देते तो कल मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस जमा कर देता। अगर मैंने परसों तक स्कूल की फीस जमा की तो स्कूल वाले उसका स्कूल से नाम काट देंगे। हरिया, तेरा तो रोज का यही नाटक है। काम धाम तुझे सही से करना नहीं होता, पर तनख्वाह पूरी चाहिए, वो भी बिल्कुल टाइम पर। अरे 1-2 दिन लेट हो जाए तो क्या हो जाएगा? तुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना मंदी चल रही है और इसमें भी तुझे बस अपनी सैलरी की पड़ी रहती है। साहब, सैलरी का टाइम 10 तारीख है पर आज 20 हो गई है और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती है। साथ ही साथ अब मुझे लोगों के घर जाकर आटा भी देकर आना होता है। अकेले मैं इतना सारा काम करता हूँ और आप कह रहे हैं कि तंगी आ गई है। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। अब तू मुझे बताएगा कि मेरा काम कैसे चल रहा है और कैसे नहीं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। ये पकड़ अपने पैसे और कल से मत आना मेरी चक्की पर। इतना बोलकर चक्की का मालिक हरिया को अपने काम से निकाल देता है। हरिया उन पैसों को ले जाकर अपनी बीवी को दे देता है। हरिया को उदास निराश देखकर हरिया की बीवी कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? और इस महीने भी आपकी सैलरी कट कर आई है। अगर इसी तरह से हर महीने सैलरी कटती रहेगी तो हम अपनी निशा की पढ़ाई कैसे पूरी करवाएंगे और कैसे घर चलेगा? सुमन, लगता है निशा की पढ़ाई हमें छुड़वानी पड़ेगी क्योंकि मेरा काम छूट चुका है। अब मैं उसकी स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप ऐसे निराश मत होइए। मैंने आपको पहले ही कितनी बार कहा था, अपने मालिक ठीक नहीं है, वहाँ से काम छोड़ दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप एक काम कीजिए, इन पैसों से चक्की खरीद लीजिए। अब हम अपनी खुद की चक्की चलाएंगे। और रही निशा की बात, तो अब हम उसे सरकारी स्कूल में भेजेंगे। हमारी निशा बहुत अच्छी है पढ़ने में। मुझे निशा पर पूरा विश्वास है कि वो सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी। जिसके बाद हरिया उन पैसों से चक्की लेने जाता है, परंतु उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। जिसके बाद वो पुरानी चक्की लेने की सोचता है और एक साहूकार के पास जाकर पुरानी चक्की ले लेता है। पर साहूकार हरिया को वो चक्की फ्री में दे देता है और जल्दी से जल्दी अपने साथ ले जाने को बोलता है। ये देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है और चक्की को लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, ये पैसे रख लो, अब हमारी निशा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी। देखो, ये चक्की मुझे मुफ्त में मिल गई है। पुरानी है पर काम करती है। मैंने वहीं पर इस चक्की को चलाकर देखा था। ये तो बहुत अच्छी बात है।
हम कल ही चक्की की पूजा करके अपना नया काम शुरू करेंगे। इतना बोलकर वो उस चक्की को कमरे में रख देते हैं और खुद सोने के लिए चले जाते हैं। सब सो रहे होते हैं, तभी आधी रात को निशा को चक्की चलाने की आवाज सुनाई देती है। निशा उठकर चक्की वाले रूम में जाती है जहाँ पर चक्की रखी होती है। निशा चक्की के पास जाकर देखती है कि चक्की अपने आप ही चल रही है। ये देखकर निशा बहुत डर जाती है, पर फिर भी हिम्मत करके चक्की के पास जाती है और चक्की बंद कर देती है। निशा चक्की बंद करके अपने कमरे में जाने लगती है कि एक बार फिर से चक्की चलने लगती है। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो चक्की अपने आप चल रही होती है। ये देखकर निशा बहुत तेज डर जाती है और बाहर की ओर जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसको एक चुड़ैल नजर आती है। उसको देखकर निशा बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। निशा की आवाज सुनकर हरिया और सुमन भागते हुए अपनी बेटी के पास आते हैं और निशा को उठाते हैं। निशा होश में आती है और अपने माता पिता से बोलती है, माँ, ये चक्की सही नहीं है। इस चक्की पर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपनी आंखों से देखा उस चुड़ैल को। बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चक्की अपनी जगह पर है, यहाँ कोई भी नहीं है। इस तरह से सुमन और हरिया निशा को समझा बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन भी निशा को फिर से वो चुड़ैल नजर आती है जो चक्की चला रही होती है। ये देखकर निशा फिर से बहुत डर जाती है और अपने माता पिता को बताती है, परंतु उसके माता पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। पता नहीं निशा को क्या हो गया है। आज से पहले निशा ने ऐसी बातें कभी नहीं करी, पर जब से चक्की आई है तब से वो हमें एक ही बात क्यों बोल रही है। आप सही कह रहे हैं जी। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि निशा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मेरी मानो तो हमें घर में छोटा सा हवन करवा लेना चाहिए। क्या पता घर की शुद्धि होने के बाद निशा के मन से चुड़ैल का वहम भी चला जाए। इतना बोलकर हरिया और सुमन सोने के लिए चले जाते हैं। उस रात फिर से घर में चक्की चलने की आवाज आती है। इस बार ये आवाज सुमन को भी सुनाई देती है। चक्की चलने की आवाज सुनकर सुमन डर जाती है और हरिया को उठाती है। हरिया को भी चक्की चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सुमन और हरिया हिम्मत करके चक्की के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक चुड़ैल चक्की चला रही होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और हरिया चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? ये मेरी चक्की है, इसे सिर्फ मैं ही चलाऊंगी। समझ में आई बात? अगर तुमने इस चक्की को चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये सुनकर सुमन और हरिया बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुमन और हरिया एक बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा उनके घर में एक हवन करवाता है। हवन करने के बाद चुड़ैल बाबा के सामने आती है और बाबा से पूछे जाने पर चुड़ैल उसे अपनी कहानी बताते हुए बोलती है, ये चक्की मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी जो मरने से पहले मुझे उन्होंने दी थी। इसी चक्की को चलाकर मैं अपना गुजारा किया करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मरने से पहले साहूकार से कुछ कर्जा लेकर गए थे और उनके जाने के बाद वो कर्जा बहुत ज्यादा हो गया। मैं साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाई, उसने मेरे घर के साथ मेरी चक्की भी छीन ली। मैंने उसके आगे बहुत मिन्नतें की कि मेरे बाबा की आखिरी निशानी मुझसे मत छीनो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरी चक्की लेकर चला गया। साथ ही उसने मेरे घर में आग भी लगवा दी, क्योंकि मैं घर खाली नहीं कर रही थी, जिससे मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं इस चक्की के साथ हूँ और साहूकार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए चक्की तुम्हें फ्री में दे दी। मुझे उस साहूकार की गर्दन इस चक्की में पीसनी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर हरिया उसकी बात मान जाता है और चक्की को साहूकार के घर में चुपके से छोड़ आता है, जिसके बाद चुड़ैल साहूकार की गर्दन को काटकर उस चक्की में पीस देती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। और हरिया उस चक्की से अपना छोटा सा बिजनेस करता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।